नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती का, तो आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और ये भर्ती आ चुकी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने ये अभी विज्ञप्ति निकाली है 23 दिसंबर 2023 को। आपके लिए खुशखबरी है कि ये भर्ती आ चुकी है सिपाही की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, आरक्षण का क्या हिसाब किताब रहेगा, लिखित परीक्षा में आपको कैसे तैयारी करनी है, कितने अंकों की परीक्षा होगी। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आरक्षित अनारक्षित श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पोस्ट हैं वो हैं आपकी 24,102। कितनी पोस्ट हैं? 24,102। इतनी पोस्ट हैं आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं। EWS, आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले जनरल कैटेगरीज़ के लिए EWS यानी कि इकोनॉमिकली बैक वीक सेक्शन, तो उनके लिए ये पोस्ट हैं आपकी 6,024। EWS यानी कि जो लोग EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 6,024 पोस्ट इस भर्ती प्रक्रिया में रखी गई हैं। अब आगे बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं OBC, ठीक है। OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC कैटेगरी के लिए इसमें कितनी सीटें रखी गई हैं? 16,264। 16,264 सीटें उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती में OBC कैटेगरी के लिए रखी गई हैं, ठीक। अब हम इसमें आगे देखते हैं अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति की बात करें तो जैसे हम SC भी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। अब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं? जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 12,650। 12,650 पोस्ट रखी गई हैं। ये हैं SC कैटेगरी वालों के लिए। तो जो लोग SC कैटेगरी से भी हैं, OBC से हैं, जनरल से हैं, वो अपनी पोस्टों को ध्यान से देख लें। 12,650 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति तो दोस्तों बोलते हैं ST को, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, इंग्लिश में ST। इसके लिए पोस्ट हैं आपकी 1204 पोस्ट हैं ST के लिए, ठीक है। तो आप सब लोगों को पोस्ट अपनी क्लियर हो गई हैं कि हम जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में हमको कितनी पोस्ट इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही हैं। अब आइए देखते हैं आवेदन की समय सारणी, कि आवेदन आपको कब से कब तक करना है। ये बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, क्योंकि समय से पहले आवेदन कर लें, जिससे सर्वर पर अगर कोई व्यस्तता होती है, सर्वर डाउन होता है, तो आप किसी काम में बिजी हो जाते हैं। आप इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, उससे पहले ही अपना आवेदन कर दीजिए। देखिए, आपका आवेदन है जो ऑनलाइन तरीके से होगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 27 दिसंबर 2023 से ये स्टार्ट हो जाएगा। कब से हो रहा है? 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग इस तारीख को याद रखिएगा जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, इसमें से लास्ट डेट आपकी कब तक रहेगी? जैसा कि मैंने बताया, लास्ट डेट आपकी है 16 जनवरी। देखिए, बहुत नज़दीक है। 16 जनवरी 2024 आपकी ये है लास्ट डेट। लास्ट डेट याद रखिएगा, 16 जनवरी 2024 है लास्ट डेट। इससे पहले आपको अपना आवेदन पूरा करना। अब देखिए, आपको ऑनलाइन फ़ीस भी जमा करनी पड़ेगी जो 400 रुपये है। उसकी लास्ट डेट है 18 जनवरी। 18 जनवरी से पहले पहले आपका कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं या डेबिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से, आपको 18 जनवरी से पहले पहले अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था, इस भर्ती प्रक्रिया में सभी लोगों को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? फॉर्म की फ़ीस है आपकी 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये आप सभी लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की फ़ीस देनी होगी, ठीक है। आपकी फ़ीस कितनी है? 400 रुपये। इतना मान के चलिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए फ़ीस देनी होगी, ठीक है दोस्तों। अब आगे इसमें और भी नियम जान लेते हैं कि और भी क्या क्या है। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि अर्हताएँ। हिंदी में बोलते हैं अर्हताएँ और इंग्लिश में बोलते हैं एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए। एकदम मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जिसमें आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए? तो सबसे पहले चीज़, आप भारत के नागरिक होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, ठीक है।
और अब बात करते हैं एजुकेशन की। शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता में आपके पास में 10वीं और 12वीं आपको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष, समकक्ष का मतलब यहाँ पर होता है जैसे कि NIOS बोर्ड या उसके समकक्ष कोई बोर्ड, वहाँ से आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं आपकी 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। कई लोग सोचते हैं कि हम इस साल इंटर कर रहे हैं, इस साल 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस साल 12th की परीक्षा दे रहे हैं तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपके पास में 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या पूछा गया है। अधिमानी अर्हताएँ, अधिमानी अर्हताओं में अगर हम देखेंगे अधिमानी अर्हताओं में क्या होता है, ऐसे अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखिए इसमें प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जैसे जो डोएक, जिसका अभी नया नाम है नीलिट, NIELT। नीलिट का मतलब है, एक डोएक सोसाइटी पहले नाम से था, अब नीलिट NIELT। नीलिट एक संस्था है जो कंप्यूटर का कोर्स कराती है, जो सरकारी सेवाओं में, सरकारी परीक्षा के लिए इसी से संबंधित आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो मान्य होता है। तो आपका नीलिट से सर्टिफिकेट अगर होगा तो यहाँ पर आपको इस भर्ती में प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने नीलिट से O लेवल की परीक्षा पास की है, O लेवल की परीक्षा पास की है, तो आपको इस भर्ती में प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर अगर आगे देखा जाए, राष्ट्रीय कैडेट कोड का B प्रमाण पत्र हो। इसका मतलब क्या होता है राष्ट्रीय कैडेट कोड? नेशनल कैडेट कोड, यानी कि NCC का आपको पास में बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको इसमें प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र है तो ज़रूर लगाएं, आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, अधिमान्य अर्हताओं में आपका शामिल होगा। 12th के बाद में, 12th तो ज़रूरी है ही, फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा अगर ये है तो आप ये लगा देंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इस भर्ती में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे और इसमें क्या क्या पूछा गया है। आगे इसमें जानकारी मांगी गई, अभी सबसे ज़रूरी है आयु की, कि भैया हम फॉर्म भरने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं आयु यानी कि एज, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखिएगा। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे। जैसे मेल अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 18 से 22 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है, 1 जुलाई 2023 और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी 22 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। अर्थात उनका जो जन्म है, जो जन्म तिथि आप लोग अपने हाई स्कूल की मार्कशीट में देख लीजिएगा, जन्म तिथि आपकी 2 जुलाई 2001 से पूर्व, 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 के बाद में हुआ है तो अभी आप छोटे हैं, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और 2 जुलाई 2001 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप बड़े हैं, तो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो इस आपको एज के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 18 से 22 साल, मेन चीज़ मोटा मोटी ध्यान रखिएगा कि 18 से 22 साल के बीचों बीच होंगे तो फॉर्म आप भर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गई पुरुष अभ्यर्थियों की बात, अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। भैया अगर महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल्स के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो जो भी महिला अभ्यर्थी हैं वो इसे गौर से देखें। फीमेल के लिए जो उम्र है वो है 18 से लेकर 25 साल तक। महिला अभ्यर्थियों के को इसमें फ़ायदा मिल रहा है, 3 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। अगर महिला अभ्यर्थी 18 से 25 साल के बीच की हैं तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की कांस्टेबल परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब आगे देख लीजिए इसमें और भी क्या इससे संबंधित बताया गया है। आपका जन्म, महिला अभ्यर्थियों की बात हो रही है यहाँ पर, महिला अभ्यर्थियों का जो जन्म है 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।
2 जुलाई 1998 से 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है इस सरकार में, इस भर्ती में। देखिए आपकी उम्र मांगी गई है 18 से 25 साल तक के बीच की अगर आप हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें और क्या बताया गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं चरित्र की। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपके नाम पर कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। कोई भी एफआईआर आपके नाम पर नहीं होनी चाहिए। आपका चरित्र यानी कि कैरेक्टर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए आपके क्षेत्र में। अब बात करते हैं वैवाहिक स्थिति की। तो वैवाहिक स्थिति का मतलब है एक ऐसे पुरुष जिनकी केवल एक जीवित पत्नी हो या ऐसी महिला जिनका एक जीवित पति हो, तो उनकी वैवाहिक स्थिति का मतलब ये है, एक से अधिक पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट आता है शारीरिक स्वास्थ्य का। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। भैया पुलिस की नौकरी है तो हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए। अब हेल्थ के लिए क्या है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, किसी कोई शारीरिक दोष से मुक्त हो, ठीक है, आप अपने काम को अच्छे से कर पाएँ, दक्षतापूर्वक पालन कर सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म में आवेदन कर पाएंगे। अब देख लेते हैं भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, आपको इस वेबसाइट के BPB.gov.in, मैं आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ, UPPBPB, ठीक है, .gov.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको ये आवेदन करना है और इस भर्ती से संबंधित कोई भी निर्देश होगा, कुछ भी होगा, वो आपको इस वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बात हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की, उम्र की, जाति की, इसमें कितनी संख्या दी गई है, जनरल, ओबीसी, एससी लोगों के लिए भर्ती में कितना आरक्षण है, ये सब वगैरह, कितनी पोस्ट हैं, सॉरी। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की, जो आपका मेन पॉइंट है भैया। जब पहले आपके लिखित परीक्षा में पास होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब लिखित परीक्षा में आपकी ये वस्तुनिष्ठ टाइप के यानी कि ऑप्शनल होगी। एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे, ठीक है। जो आपकी लिखित परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 300 नंबर की होगी। आपकी 300 नंबर की ये पूरी परीक्षा होगी और ये आपको कितना टाइम मिलेगा? आपको मिलेंगे 2 घंटे। 2 घंटे मिलेंगे आपको पेपर देने के लिए और 300 नंबर की परीक्षा होगी। अब 300 नंबर कितने में आपके डिवाइड होंगे, इस चीज़ को जान लीजिए। आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का, ठीक है। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। अब 150 क्वेश्चनों में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। देखो 4 विषय होंगे इसमें, 4 विषय होंगे। जो पहला होगा आपका वो होगा जीके, ठीक है, जिसको हम सामान्य ज्ञान भी बोलते हैं। फिर और दूसरा होगा हिंदी। क्या होगा? हिंदी। सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी के बाद में आपका है तीसरे नंबर पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है। मानसिक योग्यता चेक की जाएगी आपकी, उससे संबंधित आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। चौथा विषय होगा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। रीजनिंग से संबंधित ही है, थोड़ा सा 19-20 क्वेश्चन होते हैं। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, इस तरह के प्रश्न होंगे। और लिखित परीक्षा में आपके, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 150 प्रश्न होंगे 300 नंबर के, 150 प्रश्न हैं आपके और ये 300 नंबर के हैं, ठीक। अब आपने सही आंसर तो देंगे ही क्वेश्चन का। अगर कोई आपने गलत उत्तर भी दिया तो आपके 0.5, जो आपने गलत उत्तर दिया है उसके 0.5 अंक माइनस कर दिए जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको बिल्कुल श्योर होना है। अगर आपको सही उत्तर पता है तभी दीजिए, गलत उत्तर ना दीजिए। अगर गलत उत्तर दिया तो 0.5 अंक आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सभी अभ्यर्थी। चलिए आगे देखते हैं। आपकी ये परीक्षा है OMR के माध्यम से होगी। OMR समझ रहे हैं? और देखिए बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भी बन गया, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है जीके के में कहीं, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OMR के माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। आपको उसमें गोला फिल करना होगा, ब्लैक करना होगा। अब इसमें देखिए आगे और क्या बताया गया है।
अब देखिए, ये मान के चलिए कि आपकी लिखित परीक्षा एक ही पाली में होगी। अगर एक से अधिक पाली में आपकी या अलग अलग दिनांकों में विभिन्न पालियों में कराई जाएगी, तो उसमें एक प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं प्रसामान्यीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगर एक से अधिक पाली में आपकी परीक्षा हुई तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत आपके नंबर प्रदान किए जाएंगे, प्राप्त अंकों को नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आप अपनी परीक्षा देने गए, ठीक है, आपको OMR कॉपी मिली, आपने गोला काला किया। अब OMR कॉपी के भी 3 पार्ट होंगे। एक होगी आपकी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक होगी आपकी मूल प्रति जो बाह्य एजेंसी, जो एजेंसी आपका पेपर करा रही है। दूसरी होगी बोर्ड की कॉपी, जो आपकी पुलिस भर्ती बोर्ड के पास रहेगी। और तीसरी होगी आपकी अभ्यर्थी कॉपी, जो आपको साथ में लेकर आनी है। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, आपको केवल और केवल अभ्यर्थी कॉपी ही साथ में लानी है और बाकी 2 कॉपियों को आपको जमा करना है। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप जब भी OMR सीट पूरी फिल कर लें, पेपर सबमिट करने जाएं, तो जब आपका OMR की जो कॉपी लें तो केवल और केवल अभ्यर्थी कॉपी ही लाना है। हाँ, अब इसमें देख लीजिए लिखित परीक्षा। अब जैसे फॉर्म भरने के बाद में आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, अभिलेखों की संवीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट। शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा जो फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत, इसके जो भी आपको प्रवेश पत्र हैं वो बोर्ड की वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है uppbpv.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए आपको कैसे जाना है, तो आप इसमें गौर से देख लीजिएगा। जैसे ही आप अपना रिटन एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में लिखित परीक्षाएं सफल पाएगा भर्तियों से जो भी आप लिखित परीक्षा में पास होंगे, उसके बाद में रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षण नीति के अनुसार जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके और राज्य सरकार का जो भी आरक्षण है उसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके अनुसार आपको, अगर आप उस लिस्ट में नाम आता है, उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड एंड DV टेस्ट, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। रिटन परीक्षा के बाद में आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत जो एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल टेस्ट के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी देख लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आपको ध्यान रखना है, पुरुष अभ्यर्थी, जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं वो ज़रा ध्यान दें कि आपको फिजिकल टेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स को क्या है, आपकी जो हाइट है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, भाई रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया या फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये जान लेना है आपकी जो लंबाई है वो कितनी है। 168 सेंटीमीटर मिनिमम, कम से कम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी हो उसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, मतलब कि फ़ायदा तो रहेगा ही। 168 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी लंबाई होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की, जनरल, OBC और SC कैंडिडेट्स की जो लंबाई है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम 168 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी जो ST कैंडिडेट हैं, उनकी ऊंचाई कितनी मांगी गई है, उनकी ऊंचाई में थोड़ा सा उनको छूट दी गई है। उनकी ऊंचाई मांगी गई है मात्र मिनिमम 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर अगर उनकी कम से कम ऊंचाई है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इतनी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और बात करते हैं सीना की। सीना नॉर्मल आपकी स्थिति में, नॉर्मल आपका जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर तो होना चाहिए। ये देखिए मिनिमम की बात हो रही है, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, बिना फुलाए। अगर आप सीने को जब फुलवाया जाएगा तो इसी में आप 5 सेंटीमीटर और ऐड कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर यानी कि 9 5 14। आपका फूलने के बाद में आपका सीना कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। तो फूलने के बाद में 84 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट की बात हो गई है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए।
अनुसूचित जनजाति में से मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 77 सेंटीमीटर की, और फुलाने के बाद में अगर हम इसमें 5 और ऐड कर दें 5 सेंटीमीटर तो हो जाएगी 82 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप अनुसूचित जनजाति या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में इतना आपका सीना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट आ गई। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको ये सब ज़रूरी है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी हमने आप सभी को बता दिया गया। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक क्षमता कितनी होनी चाहिए, शारीरिक मानक न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी हाइट की। जो महिला अभ्यर्थी हैं वो ज़रा गौर से देख लें कि उनकी हाइट कितनी मांगी गई है। 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की महिलाओं के लिए। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाएं 152 सेंटीमीटर की अगर उनकी हाइट है, उनकी ऊंचाई है, तो वो फॉर्म भर सकती हैं। अब बात करते हैं, केवल एक कैटेगरी बची है एसटी। एसटी में कितनी मांगी गई है? एसटी में अगर 147 147 सेंटीमीटर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजाति की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, महिला अभ्यर्थियों को वजन का भी ध्यान रखना है। कम से कम उनका वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। शारीरिक मानक परीक्षण जो आपका होगा रिटन एग्ज़ाम के बाद में, तो उसमें जब महिला अभ्यर्थियों की लंबाई के साथ साथ में वज़न भी नापा जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को अपने वज़न का बहुत ध्यान रखना है। कम से कम आपका वज़न होना चाहिए 40 केजी। ठीक है, तो इतना सभी महिलाएं ध्यान रखें कि आपका वज़न फिजिकल टेस्ट के समय 40 किलो होना अनिवार्य है। अब देखिए, इसी में ही एक स्टेप है आपका फिजिकल में ही, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब शारीरिक दक्षता, आपके शरीर की दक्षता जिसमें नापी जाती है। जो मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष अभ्यर्थी, उनको दौड़ना है 4.8 किलोमीटर की रेस है उनके लिए। 4.8 किलोमीटर की दौड़ उनको 25 मिनट में पूरी करनी है। कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया हमको कितना दौड़ना है, दौड़ की तैयारी कैसे करें। तो 4.8 किलोमीटर उनको दौड़ना है, 25 मिनट के अंदर अंदर पूरा करना है। ठीक है, तो पुरुष अभ्यर्थी इस चीज़ को नोट कर लें। 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर की दौड़ उन्हें पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, महिला अभ्यर्थी को ये दौड़ पूरी करनी है। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, 2.4 किलोमीटर की दौड़ है और जो आपको पूरी करनी है 14 मिनट में। कम से कम 14 मिनट में आपको ये दौड़ पूरी करनी पड़ेगी महिला अभ्यर्थियों को। 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में महिला अभ्यर्थियों को पूरी करनी होगी। कृपया सभी महिला अभ्यर्थी नोट कर लें। अब देखिएगा, आपने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया, फिजिकल टेस्ट आपका हो गया, दौड़ भी हो गई, लंबाई ऊंचाई भी नाप ली गई। अब अंतिम चरण में क्या होता है? अंतिम चरण में आपकी रिटन और फिजिकल इन सबको देखते हुए एक आरक्षण सूची तैयार की जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसे बोर्ड की यानी कि यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी कि आप ये लोग चयनित किए गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के लिए। अब इसमें होता क्या है, कई लोगों के 2 लोगों के बराबर नंबर होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। जो एक से अधिक अधिमानी अर्हता वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ मिलेगा। इसमें वरीयता किसको दी जाएगी? जैसा कि शुरुआत में बताया गया था आपको, मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे 12th है, ठीक है, उसके साथ में अगर कुछ और एक्स्ट्रा है आपके तो उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। जो लिखा है इसमें अधिमानी अर्हता, ठीक है। एक से अधिक अधिमानी अर्हता वाले रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। जैसे 12th के अलावा कंप्यूटर का O लेवल सर्टिफिकेट है, NCC का है, तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा अगर समान नंबर उनके किसी के साथ में आते हैं तो, ठीक है। अगर वो भी बराबर होता है तो उसमें ये देखा जाएगा कि उनके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो अल्फ़ाबेटिकल जो उनके नाम है, उसमें नाम में पहले कौन है ABCD के थ्रू, कि नाम में अल्फ़ाबेटिकल कौन पहले आ रहा है, उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। अगर समान नंबर की स्थिति में ये फार्मूला अपनाया जाता है, इसलिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, आपको विभाग में आगे काम भी आता है। अब आती है सबसे बड़ी बात, आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट। लोग बोलते हैं अगर हम OBC कैटेगरी में हैं, SC में हैं, महिलाओं में हैं, तो हमको क्या आरक्षण मिलेगा? तो देखिए, जो भी आपको आरक्षण है, उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या जैसे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है के अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा।
अब अगर आरक्षण की मुख्य बात करें तो अनुसूचित जाति को जो आरक्षण है यहाँ पर 5 वर्ष आरक्षण मिल रहा है। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है नोटिफिकेशन के लास्ट में, आप बोर्ड की वेबसाइट पर जब नोटिफिकेशन देखेंगे उसका प्रारूप बना हुआ है, उसके अनुसार आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र जारी करता कौन है आपको नॉर्मली पता होगा, वैसे जो अनुसूचित जाति से आते हैं जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी वगैरह वगैरह। तो ये सब आपके अधिकारियों के द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए अनुसूचित जाति में। और 5 वर्ष का आपको छूट मिलेगी फॉर्म भरने के लिए, अगर आपकी एज अगर उसके अंतर्गत आती है 5 वर्ष आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति में भी आपको देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 5 वर्ष की इनको भी छूट मिल रही है अनुसूचित जनजाति में। और आगे देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैंडिडेट। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, ओबीसी कैंडिडेट को भी 5 वर्ष की छूट मिल रही है। देखिए ओबीसी को 5 वर्ष की छूट मिल रही है, एससी को भी 5 वर्ष की छूट मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी या एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ निकली हैं, 60,000 कोई भर्तियाँ, 60,000 समथिंग भर्तियाँ कम नहीं होती हैं आपके लिए। अब ये देख लिए ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का जो उनको प्रमाण पत्र है वो प्रारूप 4 जो दिया गया है, प्रारूप 4 जो नोटिफिकेशन में है उसको देखकर आप ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी में आते हैं तो जनरल कैंडिडेट, तो आप इस प्रारूप के अनुसार अपना प्रमाण पत्र बनवाएं। जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के द्वारा ये आप बनवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, जैसे कि कोई जनरल कैंडिडेट, कोई महिला अगर जनरल कैटेगरी की है, वो एक एससी कैटेगरी वाले से विवाह करती है, तो क्या वो एससी कैटेगरी की मानी जाएगी विवाह के बाद? तो इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है नहीं। देखिए यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाभ अनुमान नहीं होगा। अगर कोई जनरल कैटेगरी की महिला है, एससी कैटेगरी से शादी करती है तो उसे आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसमें। अब फिर से महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं कि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण की अगर बात करें तो उनके पिता पक्ष, जो उनके पिता हैं, उनके पिता द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, उनकी जाति जो उनके पिता की जाति है, जाहिर सी बात है उनकी वही जाति होगी, उनका जो प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा, शादी के बाद वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का महिला अभ्यर्थी विशेष ध्यान रखें। देखिए जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आवेदन करते समय, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपने जो जानकारी भरी हो डॉक्यूमेंट के अनुसार वही डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। अगर उसमें कोई भी भिन्नता दिखाई जाती है, पता चले आवेदन करते समय आपने कुछ और लिखा है, डॉक्यूमेंट में आपका नाम या पिता का नाम कुछ और है, जाति कुछ और है, तो वहाँ पर आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान करें कि आवेदन करते समय एकदम सही जानकारी अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार ही भरें। अब आगे बात आती है आवेदन की प्रक्रिया कि भाई हमको आवेदन करना कैसे है। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे नाम है, कैसे फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए, डिजी लॉकर के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड कर सकते हैं अगर डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो, और अगर नहीं है तो स्कैन करके कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ऑनलाइन प्रक्रिया का पूरा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो उम्मीद करता हूं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के बारे में मैंने आपको लगभग पूरी जानकारी दे दी होगी। और आप सभी कैंडिडेट को अभी से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस भर्ती में शामिल होइए। 23 दिसंबर 2023 को ये भर्ती आ चुकी है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे उसमें ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।